यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास की है। इसमें पाकिस्तान को इंतहा पसंद मुल्क करार देते हुए इस पर पाबंदियों की सिफारिश की गई है। तो पाकिस्तान को एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप सोचें, इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी। पाकिस्तान के जी हस्बे साबक हस्बे रवायत डिप्लोमेट्स जो थे वो सोए रहे और हमें इतला तब मिली जब वो पास होके खबर की सूरत में सामने आई। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगा जाता है। बच सकते थे इस फसाद से, लेकिन इन्होंने इस फसाद को मजीद भड़का दिया। शाबाश है इनकी नाअहली। फ्रांस के बारे में इस तरह के कमेंट्स कह रहे हैं। फ्रांस जो ऑलरेडी इंडियन कैंप में है, इंडिया से उसके मजबूत डिफेंस टाई है, हम लोग उन टाइज को इग्नोर करके हम इस किस्म की हरकतें फरमा रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों। अब कभी भी यूरोपियन यूनियन जो ग्रुप है यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो कभी भी पाकिस्तान को एक आतंकवादी कंट्री घोषित कर सकते हैं। अब उसका एक सिंपल रीज़न है कि भाई जब भी कभी भी देखो किसी भी कंट्री के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। चलो ठीक है, प्रोटेस्ट हो सकते हैं डेमोक्रेटिकली, अगर आप देखो तो ये राइट्स होने भी चाहिए। लेकिन फिर होता क्या है कि वहाँ की एम्बेसी जो जिस कंट्री के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं ना, उसकी एम्बेसी भी होगी पाकिस्तान में, तो उस पर अटैक करने की ट्राई करते हैं। अब आपको याद होगा कि फ्रांस में जो एक कार्टून बना था, तो उसको लेकर फिर पाकिस्तान में हो हल्ला होना शुरू किया। फिर वो लब्बैक वाली जो पार्टी है, तहरीक लब्बैक, अब उसने यहाँ पर प्रोटेस्ट निकाला था और उसके बाद हुआ ये कि उसने यहाँ पर कंडीशन रख दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने कि भाई इनको निकालो, अदरवाइज़ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब जब इस टाइप की सिचुएशन होती है ना, तब दूसरे कंट्री सोचते हैं कि हमारी एम्बेसी भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसे कंट्री के साथ रिलेशन रखने का कोई मतलब बनता नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस को ही ये एक्सपीरियंस हुआ है, कई सारे कंट्रीज़ को ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास की है। इसमें पाकिस्तान को इंतहा पसंद मुल्क करार देते हुए इस पर पाबंदियों की सिफारिश की गई है। दो चीजें होंगी नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान को एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री, इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आप सोचें, इस वक्त इंडिया के अंदर दिवाली हो रही होगी, शादियाने बज रहे होंगे भारत के अंदर, कि बाकी मुल्कों की तरह हमने कहा हम सिविलाइज्ड कौम तो है नहीं, हमें तो यह साबित करने के लिए कि हम कितने अच्छे आशिक रसूल हैं, कितने सच्चे आशिक रसूल हैं, हम साथ वाले हमसाए की गाड़ी को आग भी लगाएंगे, हम बेचारे किसी शख्स का किस्तों पर लिया हुआ मोटरसाइकिल उसको भी तोड़ेंगे, हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारा नुकसान होगा और हम बताएंगे कि हम कितने सच्चे और कितने बड़े आशिक रसूल हैं। और उसका नुकसान यह होगा कि यूरोप हमें इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर कर देगा। आप में से अक्सर कहेंगे सादे साढ़े लितर नू परवाह, कहेंगे ना आप, हमें इससे क्या, हम तो भाईजान ये कर देंगे तो वो कर देंगे। भाईजान आपको परवाह नहीं होगी, उन 45% लोगों को जरूर परवाह होगी नाज़रीन, जिनका गुजर बसर जो है ना, वो उनके जो बच्चे, भाई बहन, बड़े, कोई भी शख्स जो यूरोप में बैठ के कमाई करके टैक्सी चला के पैसे वापस भेज रहा है ना, उसको फर्क पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा, चूल्हा उसका बंद हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं हुआ ही है, उन्होंने लिखा ही है करारदाद में नाज़रीन, फ्रांस के नुमाइंदों ने यह कहा है कि पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ इतनी नफरत है कि तशद्दुद रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस अफसरान को फ्रांस का एजेंट कहकर कत्ल किया गया। दूसरी दलील यह दी गई, अब मैं आपको वो दलीलें बता रहा हूं जिस दलील की बुनियाद पर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है और पाकिस्तान को एक इंतहा पसंद मुल्क डिक्लेयर करने का फैसला किया है। दूसरी दलील वो ये थी कि ऐसे मुजाहरे दुनिया के किसी और मुस्लिम मुल्क में नहीं हुए, यानी ये मुस्लिम उम्मा का मसला नहीं था, पाकिस्तान में ही इंतहा पसंदी पाई जाती है, ये वो कह रहे हैं। पाकिस्तान के जी हस्बे साबक हस्बे रवायत डिप्लोमेट्स जो थे वो सोए रहे और हमें इतला तब मिली जब वो पास होके खबर की सूरत में सामने आई। हम इस रेजोल्यूशन को पेश होने से रोक सकते थे, हुकूमत पाकिस्तान रोक सकती थी, नहीं रोका गया। अब पेश होने के बाद इसको हम जाके काउंटर कर सकता है हमारा सफारतकार, हमारा दफ्तर खारजा। दुख है कि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन को जब PIA की फ्लाइट्स के ऊपर बैन लगाया था तो वो हमें बोलते रहे थे, 2 दफा उन्होंने लेटर भेजा कि भाईजान ये हमने आप पे बैन लगाया है, इसके खिलाफ कोई अपील करनी है तो कर लें।
हमने अपील नहीं की, वो राइट भी हमने फोरगो कर दिया अपील का। अपील करके हम उनको एंगेज कर सकते थे। तो इसलिए खदशा ये है कि ये जीएसपी प्लस के लिए भी जो है वो अपील ना की जाए। क्यों भला? तुसी मैनू गेन नहीं देंदे पे खेलन वास्ते, मुझे काम नहीं करने देते, तो मैं भी फिर अपील नहीं करता। असम्बलियां ना तोड़े, अपील से तो बैकआउट कर सकता है ना। ये है इशू असल के अंदर। जो हमारी लोकल लड़ाई है इस वक्त अपना उसकी हकूमती ग्रोहों की या हकूमती माफिया की या माफिया के अरकान की या माफिया के फ्रीकैन की आपस में, वो खुल के आलमी चौक के अंदर पहुंच गई है। और वहां से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हिज उठा रहे हैं, और हम जो हैं वो एक तमाशा बने हुए हैं, और चौक में से जो भी गुजरता है वो हमारे सर के ऊपर चपत लगा जाता है। सोचिए कि ये वो वज़ीर इमरान खान है जो कहते हैं मुझे वेस्ट की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ये इस किस्म के बयान दे देते हैं जिसकी हमें बाहर कीमत अदा करनी पड़ती है, पाकिस्तान को कीमत अदा पड़ती है। इन्होंने क्या कीमत अदा करनी है वज़ीर इमरान खान ने? इनके तो बहुत से एटीएम जरा खर्चे उठा रहे हैं, जहांगीर तरीन से पहले याशी करते रहे, किसी और से कर लेंगे, लेकिन हम गरीब मारे जाएंगे, वो मजदूर मारे जाएंगे जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। इनका क्या जाएगा? इससे पहले भी इसी किस्म के इन्होंने वो मलेशिया, ईरान और वो समिट वाली कॉन्फ्रेंस करके अरब ममालिक को नाराज कर लिया था। सऊदीया ने पैसे अपने वापस ले लिए हमसे, यूएई ने हम पे हमारे पे जॉब्स की पाबंदियां लगा दी, हमारे लोगों को वहां से फायर करना शुरू कर दिया, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया। गुर्बत तो इधर आई, इनका क्या गया? उससे पहले भी ये इसी किस्म की हरकत फरमा चुके हैं। ईरान गए तो वहां पे जाके कह दिया कि पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है। क्या है आप? आपको नहीं पता अगर फॉरेन पॉलिसी का, तो आप मुंह बंद रखिए यार। कोई इनको ट्रेन जो लोग लाए हैं वो क्या सोच कर लाए हैं कि जिसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे इसके क्या रिप्रिकॉशंस होते हैं, जो ये मुंह खोलते हैं, जो इनको हर वक्त मुंह खोल के इनका मुंह लीक होता रहता है, कुछ ना कुछ निकलता रहता है, उसकी कीमत पाकिस्तान अदा करता है। जब फिर इन्होंने खड़े होकर कह दिया कि जनाब वो फ्रांस में होलोकॉस्ट का इन्होंने कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, हम निजी महफिलों में ये कंपैरिजन कर सकते हैं, समझ आती है, लेकिन आप बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव फ्रांस के बारे में इस तरह के कमेंट्स कह रहे हैं। फ्रांस जो ऑलरेडी इंडियन कैंप में है, इंडिया से उसके मजबूत डिफेंस टाई है। इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसमें सार्क में और रीजन में वो बढ़ता जा रहा है। और अभी इंडिया जो है उसने जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना, एक अमेरिकन एक टर्म यूज करते थे, कैरेट एंड स्टिक। इंडिया जो है आजकल कैरेट जो है वो यूज कर रहा है फॉर श्रीलंका एंड नेपाल, और दोनों मुल्कों में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। आपको बताऊं कि इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है इन्हीं सार्क ममालिक के ऊपर, तो जारी बात है पाकिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। हम तो सिर्फ जो है ना वो उनसे अफसोस का इजहार ही कर सकते हैं कि भाई सॉरी आपके वहां पे क्या हो रहा है, बल्कि हम अब तो सिचुएशन ये है कि श्रीलंका या बाकी ममालिक हमसे अफसोस करेंगे कि आपकी हालात बड़े खराब है। खैर एनी हो, अभी मैं बात करता हूँ कि जो जिसे आप कह लें कि जो नरेंद्र मोदी है, उनकी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हैं वो देंगे दोनों ममालिक को। और ये एक अपॉर्चुनिटी है बेसिकली कि जिसे आप वो कहते हैं ना, एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसे कहते हैं मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आप सिक्योरिटी भी देखते हैं, आप इकोनॉमी भी देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं, आप अपने पॉलिटिकल ताल्लुकात भी अच्छे करते हैं, आप हिस्ट्री को भी लेके आते हैं, और ये इस तरह की चीज़ें जो है वो, और जारी बात है ये एक जिस तरह के क्वाड का फ्रेमवर्क है उसमें भी एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चलती है जिसमें आप मल्टीपल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर दुबा साहब, उनको जारी बात है और नरेंद्र मोदी साहब तो कहते हैं कि उनसे अच्छा दोस्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं उनको मिलेगा। मुझे पता है जिस तरह हमारी लीडरशिप की मांगने की आदत है, अगर इंडिया से अच्छे हालात हमारे होते तो इंडिया से भी हम मांगने में कोई शर्म महसूस ना करते, क्योंकि रिसेंटली तो पता चला था कि हमने कजाकिस्तान से भी कुछ मांग लिया है। हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात खराब हैं, जिस तरह मुश्किल वक्त है, तो क्या किसी तरीके से उनके रिसोर्स को यूटिलाइज किया जा सकता है पाकिस्तान के लिए? श्रीलंका को $1 अरब हिंदुस्तान देता है, बहुत बड़ी एक ह्यूज अमाउंट है सर, जिसके लिए हम इतनी एक मैं लिटरली मिन्नतें कहूंगा कि हम कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका को बगैर किसी ऐसी मतलब
मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशंस के, मैं कहता हूं होगा उसके ऊपर थोड़ा बहुत मार्कअप या जो भी चीजें होंगी हो सकते हैं वो हो, बट राइट नाउ श्रीलंका की पोजीशन ऐसी नहीं है पे बैक करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दी। हिंदुस्तान के साथ अगर हमारी तिजारत शुरू हो जाती है तो जिसके ऊपर हमारा इतना खर्चा होता है, मतलब अगर $10 किसी चीज के ऊपर हमारा लगता है तो हिंदुस्तान से हो सकता है वो $2 से $3 में हमें वो चीज ट्रांसपोर्टेशन और सारा कुछ डाल के मिले, क्यों नहीं करते? देखें जी, ये जो केला पाकिस्तान में, पाकिस्तानी केला इस वक्त ₹250 दर्जन आपको मिल रहा है। अगर आप हिंदुस्तान से इंपोर्ट करते हैं तो ये ₹15 दर्जन वहां से आता है। इसी तरीके से जब यहाँ टमाटरों की कमी होती है, यहाँ टमाटर ₹150 तक जाता है तो वहां से सस्ता आ जाता है। ये चीजें तो हैं, लेकिन इनके आपस के जो ताल्लुकात हैं जिस वजह से खराब है, इसमें कश्मीर सबसे बड़ा मसला है। देखें, इंडिया को भी मैं कहूंगा, इंडिया के अवाम को भी मैं कहूंगा, इंडिया के लीडर से भी ये बात कहूंगा कि देखें, हम एक ही कौम थे 1947 से पहले। ये जो दरमियान में इतना ज्यादा एक कश्मीर के मसले पे रिफ्ट डाली गई है, ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मन ने डाली है ताकि ये आपस में लड़ते रहें। वेस्ट का असलाह बिकता है और दोनों मुल्क जो है वो आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाए। मैं मानता हूं कि आपकी मिडिल क्लास बहुत बेहतर हो चुकी है, बेहतर, बिल्कुल। एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत हाई किया है उन लोगों ने, IT में बहुत आपने तरक्की की है, आपकी सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट्स जो है वो अरबों डॉलर, मेडिसिन में बहुत गए हैं, टेक्सटाइल और मेडिसिन, इंजीनियरिंग में आपकी जो IITs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उससे उसके जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में जाके उनको माना जाता है, उनकी स्किल्स को माना। रशिया से भी मांग ली है, तो हर जगह से अभी, बल्कि आजकल खबरें आ रही हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जहाज भर के, PIA का जहाज भर के सारी सियासी जमातों को साथ लेके। अच्छा, मजे की बात है, नेपाल हो या श्रीलंका हो, दे डू नॉट हैव एनी, उनके कोई रीजनल एम्बिशंस नहीं है। बेसिकली उनके एम्बिशंस जो हैं वो अपने सर्वाइवल के हैं, जो सिचुएशन वहां पे नजर आ रही है। और इंडिया जो है वो, अगर आप उसकी देखें तो इंडिया एज ए मेजर पावर जो है वो इमर्ज कर रहा है, इमर्ज कर चुका है बल्कि, और मेजर पावर राइवलरी में है, या वो समझते हैं उनका मुकाबला ये है कि वो चाइना के साथ मुकाबले में है। पाकिस्तान, जाहिर बात है इंडिया का भी मुकाबला हुआ करता था, लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की रही, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह की रही, तो जाहिर बात है इस तरह का वो जो पाकिस्तान के जो एम्बिशन है रिलीजन में, वो जाहिर बात है अंडरमाइन होंगे। देखिए ना, अगर सार्क हमारे हाथ से निकल गया, रीजनल ममालिक जो हैं उनको इंडिया ने कन्विंस कर लिया कि सार्क को डिसफंक्शनल करना है, और अगर इस्लामाबाद में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो नहीं जाना, तो इट मीन्स पाकिस्तान का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो तो कोई नहीं है, कोई बात हमारी नहीं मानेगा इस सिलसिले में। तो हमारे लिए वो सारी चीजें जो हैं वो मुमकिन नहीं है। इसी तरह अगर आप श्रीलंका का देखें या मालदीव्स भी अगर आप देखें, तो आप देखें कि जो जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो हेड हैं, वो काफी टाइम देते हैं श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, इन ममालिक को। और अभी श्रीलंका जयशंकर गए भी हुए थे, और वहां पे जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके लिए वो राजा पाक्सा वगैरह को मिले, और उन्होंने कहा जी कि हम इंडियन फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे कोई $2.5 बिलियन की इन 2022। तो आप देख लें, अगर श्रीलंका को कहीं से अगर रे ऑफ होप है तो वो इंडिया है। और दूसरा ये है कि वो पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी ईस्टर्न जो पार्ट है श्रीलंका का, वहाँ कोई जो सप्लाई सॉफ्टवेयर स्कूल्स के हवाले से कोई काम करे, इसके ऊपर मैंने पहले भी आपके साथ काफी बात की हुई है। अब ये जो श्रीलंका है वो डेट रिडन नेबर है, और ऑब्वियसली इनको चाहिए असिस्टेंस चाहिए, भले IMF से, भले कहीं और से भी। इंडिया जो है दैट कैन पुश IMF इवन, ठीक है जी, फॉर दैट मैटर, और वर्ल्ड बैंक को, और जो है जो इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला साहिबा, जो इस वाले डिफेंस मिनिस्टर हैं, शी आल्सो स्पोक कि जी IMF जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस श्रीलंका। बल्कि आजकल मेरा ख्याल है निर्मला साहिबा जो है शी इज इन वॉशिंगटन दीज डेज, लेकिन क्योंकि वो IMF से पैकेज लेने नहीं आई तो उनका जो है वो दौरा इतना हाईलाइट नहीं हुआ। प्राइमरली इंडियंस जो हैं दे आर ऑफरिंग दिस ऑलिव ब्रांच एंड ऑफरिंग, जिसे आप कह लें कि ये जो ऑफरिंग कैरेट्स इन इंडिया। देखिए, अल्टीमेटली आफ्टर कैरेट्स देयर इज अ स्टिक, ठीक है जी। जब अमेरिकन पाकिस्तान को कैरेट्स देते थे तो फिर हुआ क्या कि बात होनी शुरू हो गई जी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि पैसे बहुत ले ले, उन कम करके डू मोर करो। तो हम जो है वो करते थे। खैर एनी हो, जब आज अगर इंडिया कैरेट पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है फॉर नेपाल एंड श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड अदर्स, तो देन एट द एंड ऑफ द डे वो दे विल मेक देम फेस कि भाई आप इधर आए हमारे साथ। इसी तरह खैर चाइनीज बड़े कंसर्न है इस हवाले से, लेकिन उनको एक चीज का पता है चाइनीज को कि द चाइनीज डू नॉट गेट फिट इनटू नेपाल एंड श्रीलंका द वे cultural, religious, historical ties are of Indians with the Sri Lankans and with the Nepalis.
अमेरिका और भारत और इसराइल ने साजिश बनाई कि पाकिस्तान के मीडिया और पॉलिटिशियन को फौज के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस मुल्क की फौज कमज़ोर हो जाए, दुश्मन आ जाता है। आज आप मेरी बहुत लिख लें और आने वाले दिनों में और गलाजत होगी और हो सकता है किसी सहाफ़ी पर खुद ही हमला करके इल्ज़ाम अदारों पर लगा दिया जाए। मैं आपको दे रहा हूँ, हुसैन हक्कानी, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये नेट। तो सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो टीटीपी जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम। नमस्कार दोस्तों, अब ये देखने में थोड़ा मतलब कि स्ट्रेंज लगता है, लेकिन अमेरिका ऐसा करता है कि क्या करता है कि जिस कंट्री में उसको किसी भी चीज़ में या फिर कहे कि अगर उसकी जो सरकार है अगर वो अमेरिका की नहीं मानती है ना, तो फिर वहाँ की सिचुएशन ये हो जाती है कि वो लोग मीडिया को ख़रीदना शुरू करते हैं और मीडिया जो है वो एंटी गवर्नमेंट स्टांस लेना शुरू करती है और उसके अलावा वहाँ पर जो अपोजिशन है उसको भी ख़रीदना शुरू करते हैं, अमेरिका जैसे कंट्री, रशिया जैसे कंट्री। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि अमेरिका है, इंडिया है, इसराइल है, सारे तीनों कंट्री मिलकर यहाँ की जो मीडिया है उसको यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर कहे कि यहाँ की आर्मी के खिलाफ करना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो, उसके बाद सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा ऐसा लगता है कि भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। अब ये 75 ईयर से यही लग रहा है कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, भले ही अमेरिका ने ही सबसे ज़्यादा पैसे बिलियंस ऑफ डॉलर दिए हैं, उसके 10% भी चाइना ने नहीं दिए होंगे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि कोई बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है। कौन बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहा है? ये बैरूनी हाथ का हम बड़े सिलसिले एक ज़माने से इसका जिक्र सुन रहे हैं। और बात सुने, आपने अड्डे नहीं दिए, अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, इसराइल को तस्लीम नहीं किया। अमेरिका और भारत और इसराइल ने साजिश बनाई कि पाकिस्तान के मीडिया और पॉलिटिशियन को फौज के खिलाफ इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा न खास्ता जिस मुल्क की फौज कमज़ोर हो जाए, दुश्मन आ जाते हैं। तो इस एजेंडे के पीछे अगर ये ना निकले तो मुझे आज नहीं कल पकड़ लीजिए। इंडिया ने चंद दिन पहले कहा कि अगर पाकिस्तान के कुछ बैरून मुल्क बैठे और कुछ पाकिस्तान में बैठे साफी फौज के खिलाफ बोलते हैं और इनको उकसाओ के अवाम फौज दुश्मन बेशर्मो, लाइसेंस टू किल, जिस तरह 007 होता था जेम्स बॉन्ड। ये जरा गौर फरमाइए क्या फरमा रहे हैं। शेख रशीद साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे और ये इनको पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि बाज लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। काई साहब, अच्छा इसके बाद मलक साहब को ले, मैंने आपसे अर्ज किया था ना, इसके ताने बाने अमेरिका और इसराइल से मिलेंगे। हाँ, अब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जो भी किसी ने हमला किया उनको सामने लाएं ताकि हकायक पता चले कि गैर मुल्की एजेंडा कौन फॉलो कर रहा है। ये हुकूमत का इम्तिहान है। अच्छा मलिक साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। दुनिया में ज़ाहिर है जो सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी एजेंसियाँ भी सबसे बड़ी होती हैं। पूरी दुनिया जो है, हम देखते हैं कि CIA के जो ऑपरेशन थे, आप चिल्ली में देख लें, ज़ियाउल हक वाला देख लें, हर जगह देख लें, उधर उनका नाम कोई नहीं लेता, लेकिन पता चलता है कि सब जो गलत काम है मैं ये नहीं कहता ये रियासत ठीक है, देयर इज लॉट डिजायरेबल, मगर वहाँ अगर ह्यूमन राइट्स का हमें दर्द है तो हम इजराइल के खिलाफ बात नहीं करते, हम जो है वो और अमेरिकन एक्सेस जो पूरी दुनिया में उनकी बात नहीं करते। तो क्या हमारा कोई खास एजेंडा है? मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि रियासत में ये किस तरह हो सकता है। अगर मैं पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हूँ तो ये मेरा कसूर तो है ही है। तो मेरे रियासती इदारे किधर है, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज किधर है, मेरी पुलिस किधर है, मेरी FIA किस तरह है? इमरान खान के पास कम अज़ कम 27 इंटेलिजेंस एजेंसी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म को नहीं पता उसके पास कितनी एजेंसीज हैं। तो अगर आपने मेरे पे मीडिया ट्रायल करना है, ये को मैं इमरान की हुकूमत पे नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ की हुकूमत में भी ऐसे होता है, जरदारी में भी ऐसा है, बेनज़ीर में ऐसा, जी फलाना मुल्क दुश्मन साफ़ी है। भाई अगर वो मुल्क दुश्मन है तो तुम्हारा काम कुछ नहीं है, वो सिंपल काम ही है। मुल्क दुश्मन है ये सारी कह रहे हैं, ये आज बताएं ना, जिस तरह का अपना वज़ीर दाखिला ने आज कहा शेर रशीद, उसका बैरूनी एजेंडा का है ना, मैंने कहा ना उसका तरीका है ना, आप तरीका कि भाई ये एविडेंस है,
ये मुल्ज़िम है, इसको अदालत में अच्छा, मुझे लेकर एक सजा बात दिलाएं। बताएं, ये असद तूर का वाकया कब हुआ नहीं, था? मेरी ये बात तो असद तूर का वाकया कब हुआ था? लेके जाए अदालत में, मेरा ख्याल है मुझे कौन सी एजेंसी है जो 4-5 दिन में बंदे बाहर लेके आ जाती है? कोई ना, कौन सा केस सीए ये अच्छा, 4 दिन अब ठहर जाए, मलक साहब आपके जी इन्वेस्टिगेशन मलक साहब नंबर एक स्टेटमेंट तो पहले दे रहे हैं। नहीं मलक साहब, इंडिया क्या करता है? इंडिया नहीं कहता पाकिस्तान कर रहा है, इंडिया को तो डिफेंड कर रहे होते हैं हम। बंदे घंटे बाद ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की एजेंसी ने हमला किया है। काजी साहब गलत आपके किया पास ना। कौन सी वो एजेंसी मौजूद है? क्या जराए हैं? सीआईए ने आपको बताया है, खाद ने बताया है, राह ने बताया काजी है। साहब, इस प्रॉब्लम के है। ताने बाने कहाँ मिलेंगे? आज आप मेरी बहुत लिख लें और आने वाले दिनों में और गलादत होगी और हो सकता है किसी सहाफी पर खुद ही हमला करके इल्जाम अदारों पर लगा दिया जाए। मैं आपको दे रहा हूँ, हुसैन हक्कानी, अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये नेटवर्क पाकिस्तान की गंदी तस्वीरें फेंकने वाला, ये नेटवर्क वहां से शुरू हुआ है। इनका लीडर देखें। काजी साहब, मैं किसी एक साफी का नाम, मैंने नाम लिया ना मैं लेता हूं, लेकिन मेरा एक मौकफ है कि इस मुल्क के इदारों को बदनाम क्यों कर रहे हो? यहाँ सर जी, मेरा ये सबूत मौकफ है तो आओ सामने, मैं आपके साथ चलता हूँ, FIR कराते हैं। भट्टी साहब, मेरा ये मौकफ नहीं, मेरा यार आप फौज को कमजोर करना चाहते हो क्योंकि इंडिया खुश होगा। पाकिस्तान में जो हमारे खिलाफ दुश्मन सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है, यानी माशी दहशतगर्दी, इकोनॉमिक टेररिज्म हमारे खिलाफ हुआ, उसके खिलाफ भी एक्शन अब हो रहा है। पॉलिटिकल अनार्की और क्योस पैदा किया गया, ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट जो दहशतगर्द हैं, ट्रेटर्स हैं, MQM हो या PTM हो या असफंदियार वली या चकजई, इस तरह के एलिमेंट्स हमारी सफों में। इसी तरह जो सबसे बड़ी वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पाकिस्तानी चैनल्स के जरिए 60-70 चैनल्स हमारे पास हैं और कुछ पूरे चैनल और कुछ के अंदर जर्नलिस्ट और सहाफी खरीदे हुए हैं इन्होंने, जिनका काम डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। ये खौफ और अमन की खबरों को झूठ के साथ मिलाकर ऐसा नशर करते हैं कि पूरी कौम डिमोरलाइज होती है। और वो काम कि जो TTP जमीन पर कर रही है, इंडिया बाहर से कर रहा है हमारे ऊपर, वही काम हमारा ये 5th कॉलमिस्ट, ये 4th पिलर ऑफ द स्टेट नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि हम 4th पिलर ऑफ द स्टेट है, मॉरल सैंक्टिटी क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर द 5th कॉलम्स ऑफ द एनिमी। वो कौम के कौमी सलामती के मामलात को समझता नहीं है, या दूसरे तरफ वो एक गद्दार है। वो एक जर्नलिस्ट होने के बजाय एक मीडिया प्रेस्टिट्यूट है, एक मीडिया पिंप है, एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एजेंट है, एक मीडिया टेररिस्ट है। ये लोग वो होते हैं कि जो बहुत समझदार होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड वाइज पीपल, लेकिन ये हॉस्टाइल फोर्सेस के लिए काम करते हैं। इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि ये आपकी तरह के लोग हैं, आप ही के सफों में बैठते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस में इनको इनवाइट किया जाता है, लेकिन जब ये अपनी जबान खोलते हैं तो उसमें से जहर निकल। हामिद मीर पर हमला हुआ तो उसने बराह रास्त उसी वक्त सारा दिन पूरे जियो चैनल चलाता रहा कि DG ISI ने, जनरल जहीरुल इस्लाम ने, ISI ने इस पर हमला करवाया है। और इस कदर शर्मनाक की एलिगेशन थी कि जिसका कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं था। पूरी दुनिया को बताया गया कि ISI पाकिस्तान में सहाफियों को और चैनल्स पर हमले करवाती है। इसके जवाब में ISI और आर्मी ने ऑफिशियल लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू पेमरा को, और आज भी वो लेटर पेमरा में पड़ा हुआ है कि जियो एक एंटी, और स्लेट्स के अल्फाज निकाल लीजिए, आप नेट पे भी है कि जियो एक एंटी स्टेट चैनल है जो हमेशा माजी में भी पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ काम करता रहा है, और इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए जो, और ये खत अभी भी पेमरा में पड़ा हुआ है। दूसरी जानिब मामा कदीर का केस, अगेन हामिद भी यहाँ पे आता है बार बार, चूंकि जियो का आ रहा है। हाँ, मामा कदीर जिसको ये मजलूम बना के, मिसिंग पर्संस केस बना के, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल इस वक्त यही है, और बाद में वही मामा कदीर इंडिया में रॉ से हथियार मांगता नजर आया कि जो पाकिस्तान के खिलाफ इसने इस्तेमाल करने। ये कहा गया हामिद मीर की तरफ से कि हेलीकॉप्टर से लोगों को पाकिस्तान आर्मी नीचे गिराती रहती। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर देखो तो इंडिया और चाइना की कंपटीशन खुलकर आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो पोर्ट्स के मामले में हो, चाहे किसी कंट्री के ऊपर एयरबेस बनाना हो, चाहे वहाँ पर जो डिफेंस वाली जो एक सिचुएशन होती है वो बनाना हो, जो भी हो। अगर यहाँ पर पहला एज नो डाउट चाइना को था, क्योंकि वो श्रीलंका में घुस गया, वो यहाँ पर बांग्लादेश में उसने घुसने की ट्राई की, उसके अलावा अरब कंट्रीज़ में उसने घुसने की ट्राई की, उसके अलावा इसराइल के आसपास उसने घुसने की ट्राई की। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन इतना तेज़ी से कैचअप कर रहा है इंडिया कि ये सारी जगह जहाँ जहाँ पर चाइना जाकर बैठा है उसके आसपास हमने हर जगह पर एक चेक पॉइंट बिठा दिया है। मतलब हमने भी वहाँ पर जगह ले ली है दूसरे कंट्रीज से, और नो डाउट जो भी उस कंट्री को हमको देना पड़ा होगा हमने किया होगा, मतलब उसी हिसाब से तो रिलेशन आगे बढ़ते हैं।
लेकिन अब जो है वो चाइना को लग रहा है कि एक तो जो उनका यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, मास मैन्युफैक्चरिंग होता था, नो डाउट आज भी चाइना के अंदर मास मैन्युफैक्चरिंग बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन बहुत बड़ा जो पोर्शन था वो इंडिया कब्जा कर चुका है। और आने वाले दिनों में चाइना को यही डर है कि हमारा जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो सिचुएशन है वो पूरा इंडिया खींच के ले जाएगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। सुनने में आया कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद है, उन्होंने चिटागांग पोर्ट जो है वो ऑफर की है कि जिस तरह चीन जो है वो श्रीलंका की पोर्ट में जाके बैठ गया, आप भी बांग्लादेशी पोर्टों पे बैठेंगे। क्या मतलब ये हो क्या रहा है? इंडिया चाइना जो कंपटीशन है, क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कम्पीट करना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप जिसको कहते हैं विनिंग हार्ट्स एंड माइंड चाहते हैं, या कि आप चाहते हैं कि कोर्जन की बात हो रही है? जब ये बात होती है कि मैं देख रहा था त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो नेपाल में हुकूमत बनाने वाले हैं, श्रीलंका में अपनी हुकूमत होगी, वो तो कोई मसला ही नहीं है। अमित शाह ने हमें कहा हुआ है ये छोटे मोटे एरियाज तो हमारे साथ होंगे। तो ये क्या चीज है? सिर्फ कंपटीशन है, या कि आप समझते हैं कि जी ठीक है वो आपके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, रिलीजियस ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, तो वो हम जैसे मर्जी उनके ऊपर वो कर लेंगे? सो ये जरा बताइएगा कि इंडिया जो है वो क्या चाइना के पीछे पीछे जा रहा है, या कि वो समझते हैं कि ये आप इस खित्ते में इनके साथ इन ममालिक के बगैर गुजारा नहीं है? जरा इसमें थोड़ी हमें ये जी। नहीं चीमा साहब, आज आपने तो आपने गूगली फेंकी विद इनस्विगर और आउटस्विंगर मिला के आपने एक नई गूगली बनाई है। देखिए चीमा साहब, सबसे पहली बात, हमारी फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ना पाकिस्तान को ओरिएंटेड है ना चाइना को ओरिएंटेड है। तो वी हैव अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाट वर्क्स इन आवर इंटरेस्ट। पहली बात तो ये है, हम चाइना से कम्पीट कर ही नहीं रहे। देखिए चाइना का दुनिया भर में आज नाम खराब है, डेट ट्रैपिंग के लिए, हर चीज के लिए। आप जानती है चाइना में कितना नाम खराब है। आज चाइना तो आपके यहाँ तो ढेरों पाकिस्तानी भाग रहे हैं, वो चीनीज वो पीपी सूट लगा के, मैंने वीडियो देखे थे, अटैच ले लेके निकल रहे। आपने बोला कुछ नहीं होगा, चाइना ने भी बोला कुछ नहीं होगा, पर सुसाइड अटैक हुआ। चले कोई बात नहीं, कोई भी मरे, हमें इसका दुख है, खेद है, नहीं होना चाहिए। वी कंडेम वायलेंस, वी आर नॉट सपोर्टिंग वायलेंस इन एनी वे व्हाटसोएवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें भी इसका दुख है, नहीं होना चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं मरना चाहिए। अब चाइना का भाई साहब नाम खराब है, चाइना को तो डेट ट्रैपिंग इस सब में फंसा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों की एनेबलमेंट करते हैं। हमारा पड़ोसी भाई मानते हैं उसको हम खड़ा करें, उसको हम उधार नहीं दे रहे चीमा साहब, उस पर 8% पे उसको पैसा देके कंपाउंडिंग नहीं कर रहे, भाई तेरी ये पैसा, ये अब ना तेरा पोर्ट रख लेंगे, अब तेरा चल तेरे घर रख लेंगे, तेरी गाड़ी रख लेंगे। वो सब कवायद हमारी नहीं है, हम उसको एनेबल करें। उसमें बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि एक स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, हुकूमत नहीं कह सकते आप इसको, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है, जहां लोगों को हमारा इंटेंट और इंटेंशन दिखता है, भाई ये ठीक है, दुरुस्त है, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए इंडिया के साथ जुड़ना अच्छी बात है। देखिए चीमा साहब, अगर आप एशिया को देखें, दो बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी, बिजनेस, सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद होस्टाइल चाइना। ये फैसला हर एक को करना है। मैं डायरेक्ट बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, ये फैसला नेपाल को भी करना है, श्रीलंका को भी करना है, बांग्लादेश को भी करना है, हर छोटी बड़ी कंट्री को एशिया में करना है। चाइना के साथ अलाइन करके क्या होता, केस स्टडी ओपन है, दुनिया को पता है। इंडिया के साथ अलाइन करके क्या फायदे नुकसान है, सबको पता है। अगर आप हमारे साथ अलाइन करेंगे ना, हमारा लैंड, लेडीज और लेजिटिमेसी, तीनों पे कोई हमारी आपकी नजर नहीं है, हम चाइना से कम्पीट नहीं, और चाइना की आपकी इन तीनों चीजों पे ही नजर है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शुबा नहीं है। तो अब हमारे साथ जो ये होता, तो हम इसको हुकूमत नहीं कहते, स्ट्रेटेजिक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है। वी आर एक्सटेंडिंग अवर स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, हेल्पिंग एंड एनेबलिंग अवर नेबर्स एज अवर फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स। ये हमारी पॉलिसी। तो हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है। चाइना का तरीका अलग है, चाइना का माइंडसेट अलग है, चाइना का काम करने का इरादा और इंटेंशन अलग है। हमारा तरीका, माइंडसेट, इरादा, इंटेंशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। अगर वो नॉर्थ पोल है तो हम साउथ पोल है। तो चाइना वाली बात आती नहीं चीमा साहब। और एक और मैं आपको बात बता दूं, अभी देखिए बोरिस जॉनसन साहब आए थे, तो उन्होंने बोला भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। अभी मोदी जी यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं, तो वहां एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, उस पर अभी आएंगे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी बस एक सेंटेंस बोलूंगा, पीपल वांट डिलिंग देयर बिजनेस फ्रॉम चाइना। चाइना से सप्लाई चेन रेजिलियंस लाना चाहते, इसलिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जो मतलब वो आप कह रहे हैं दिवाली सी हो रही है हर जगह, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। कारण ये, आज आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात बताओ, हमारे नेशनल टीवी दिन में डिबेट था, मैं उस पर था। हमने साहब एक चाइना की कंपनी जियोमी,
हमने उसके आज 5,500 करोड़ के अराउंड $800 मिलियन के एसेट्स अटैच कर दिए। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए, और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और FRA वायलेशंस का केस है उन पे, 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है, और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक दो पॉइंट बड़े हम करें, थोड़ा मिसट्रस्ट के हवाले से एक आखिरी पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर बहुत अच्छी बात है, देखें प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मिलना चाहिए। मुझे अच्छा लगेगा गो कि बांग्लादेश एक वक्त था पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया, और वो लोग, वो कौमें तरक्की नहीं करते, वो लोग तरक्की नहीं करते जब तक आप दूसरों को जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते। किसी की तरक्की, किसी की सक्सेस, किसी की अच्छी डायरेक्शन को एक्नॉलेज करना और सोचना, प्लान करना, और उसको आगे जाने के लिए उनकी भी सपोर्ट करनी चाहिए और खुद भी अच्छा रास्ता तलाश करना चाहिए। हम तो इस माइंडसेट से बात करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के हैं। फॉर एग्जांपल हरकतुल जिहादुल इस्लामी एक तंजीम है इंडिया में, ठीक है जी, सॉरी बांग्लादेश में वो कह देते हैं जी। फिर जनाब एक बेंगा सीना के नाम से और फिर ये जो चीजें हैं, एक तो ये मसले रहते हैं, और इंडिया का एक वो है जी कि जहां पे भी वो कह जी ये जिहादी हैं और ये दहशतगर्दी है, एक तो ये चीज। और दूसरा सुनने में आया है कि 2001 से लेके 2011 तक इंडिया ने एक पॉलिसी रखी हुई थी, उसको कहते थे जिसे वो शूट टू किल पॉलिसी, जिसमें तकरीबन 1000 बंगालियों को मारा गया था। तो आप क्या समझते हैं, ये जो मिसट्रस्ट थे ये सारे अब कन्वर्ट हो जाएंगे और ये चीजों से जो है वो, या कि आप समझते हैं ये मिसट्रस्ट रहेंगे, लेकिन इंडिया जो है, बांग्लादेश जो है वो सिर्फ चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है? ये जरा, क्योंकि ये ना हो कि मिसट्रस्ट हो साथ, लेकिन इंडिया बांग्लादेश चाइना फैक्टर को नॉर्मलाइज कर रहा है कि यार चलो चाइनीज को दे रहे हैं तो इनके साथ भी करो, ये शोर मचाते रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश जो है, इसको क्वाड की ऑफर हुई थी, तो खुद पीछे हट गए। बांग्लादेश वाज वन ऑफ द कंट्रीज ओरिजिनली जिसको क्वाड का कहा गया था, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कहा वो इतने पानी में नहीं है, इतना कुछ कर नहीं सकते। तो जरा इसमें बताइएगा, ये एक आखिरी पॉइंट है। देखिए चीवा साहब, पहले तो हमने खुद ही जवाब दे दिया कि बांग्लादेश ने खुद ही बोला भाई हमारी अभी इतनी हैसियत नहीं कि हम इस बिग बॉयज गेम्स में घुसे, तो वो दूर रहे। और अगर इंडिया क्वाड में है तो बांग्लादेश तो हमारे साथ ही रहेगा। अबे हमें सबसे बड़ा पोर्ट चिटगांग दे दिया, तो इससे बड़ी चीज क्या हो गई? तो आपको ये ना कि या तो मैं सामने आऊं या आपके पीछे खड़ा हो जाऊं, बात तो वही है, वो वाला स्ट्रेटजी है। अब देखिए बांग्लादेश का चाइना के साथ चीमा साहब $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर बांग्लादेश टू डू ट्रेड विद चाइना, दे आर लूजिंग $10 बिलियन, और उनकी इकोनॉमी में $10 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बहुत होता है। हमारे साथ उनका ट्रेड डेफिसिट नहीं है, स्लाइटली द ट्रेड इज बैलेंस्ड इन फेवर ऑफ इंडिया, स्लाइटली। बट जो हम उनको काफी सारी चीजों में हेल्प कर देते हैं, काफी जगह एनेबल कर देते हैं। अब ये जैसे ये आएगा, ये जो अभी ये जो हमने चिटागोंग के लिए उन्होंने हवाले खोली, एस्टिमेटेड है चीमा साहब करीब कुछ $2 से $3 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा बांग्लादेशी पोर्टों पे इसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी। और हम आप जानते हैं कि हमारा जो एक लुक इस पॉलिसी थी, एक चाइना ने हमारी एक जो यहाँ से हम वियतनाम, लाओस, कंबोडिया से एक एक्सप्रेस वे निकालना चाह रहे थे, अभी कभी उस पर बात करेंगे, लंबा है वो विषय, उसको चाइना ने ब्लॉक कर रखा है ताकि हमारा एक्सेस साउथ चाइना सी तक ना पहुंचे लगभग। तो पर हमने बांग्लादेश के साथ हम बे ऑफ बंगाल तक तो आ गए हैं, यहाँ बे ऑफ बंगाल तक हम आ गए। अब ये जो बांग्लादेश है, इसको पता चाइना के साथ खेल के कुछ मिलेगा नहीं। उसने श्रीलंका की हालत देखी है, टचवुड बांग्लादेश इज क्वाइट स्टेबल। नेपाल ने श्रीलंका की हालत देखी। बाय द वे ये जो चीनी आप बना रहे थे ना, कह रहे रेल लिंक आएगा चीमा साहब नेपाल तक, काठमांडू वगैरह की बात कर रहे थे। अभी 10-15 दिन पहले हमने तो रेल पहुंचा दी जी काठमांडू। आप फर्स्ट क्लास बिहार से रेल चल रही, काठमांडू आ रही है, जा रही। रेल लिंक हमारा बनके तैयार भी हो गया। इसीलिए चीमा साहब मैंने कहा कई सारी ऐसी कवायदें हैं जो चल रही है, जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे बताएंगे। अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ओपन फोरम में बातें नहीं है, बट ये काफी लोगों को झटका लगा था भाई ये तो चीनी विनी रेल लिंक की बात कर दी, रेल कहाँ से चल गई। शेर बहादुर देववा साहब आए थे यहाँ पे और उसी दौरान एक चुपचाप रेल चढ़ गई थी, बिल्कुल रेल लिंक सब फर्स्ट क्लास चल रहा है।
तो कहने की बात ये है कि बांग्लादेश को अपना लॉन्ग रन में सोचना पड़ेगा, उनको चाइना के साथ रहना, मैंने कहा ना 2 पावर है, हर एक को कॉल लेना पड़ेगा वेयर दे हैव टू अलाइन देयर इंटरेस्ट। हम तो श्रीलंका को भी ये कहते हैं कि भाई आप अपनी सप्लाई चेन इकोनॉमी हमारे साथ अलाइन करें, क्योंकि हमारी आपकी लैंड लेडीज और लेजिटिमेसी पे तो कोई नजर है नहीं। भाई हमने तो बांग्लादेश को लिबरेट करने में मदद की है, बहुत बहुत डायरेक्ट मदद की है, तो हमारी उन पे कोई इंटेंशन ऐसी है नहीं। तो आप ये देखें कि चाइना के साथ आपका लॉन्ग रन में चीज नहीं चलेगी। और जो आपने बताया ये शूट टू किल वगैरह वाली पॉलिसी, हाँ कुछ जहादी ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश में है। आप जानते हैं जो खालिदा जिया मैडम है, उनको पावर कहाँ से मिलती है? उनको पावर इन सब से मिलती है, मेरे से अच्छी तरह से जानते हैं आप, तो नाम भी आपको सारे पता होंगे। पर जब से दीदी पावर में शेख हसीना, तब से इन सब पे कंट्रोल किया गया। काफी लोगों को इन्होंने फांसी की सजा दी है, आपको याद होगा इस्लामिस्ट को, और जो कुछ टेररिस्ट हमारे वहां गए थे उनको हमें हैंड ओवर किया है। एक टाइम में पॉलिसी थी, क्योंकि हम एक इन्फिल्ट्रेशन जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया था कुछ स्टेट्स में, तो उसको रोकने के लिए वो पॉलिसी, आज की डेट में वो पॉलिसी वॉलिसी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारी कश्मीर पॉलिसी चेंज हुई, मतलब पहले हमने सब कुछ पाकिस्तान के साथ रिलेशन मेंटेन करके हमने कश्मीर का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसके बाद इंडिया ने जो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की और जो कश्मीर के अंदर हमारा काम हुआ, और हम वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को ये समझाने में सफल हुए कि भाई देखिए, आप जिसको बेस बनाकर इंडिया के खिलाफ यहाँ पर ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो कोई बचाने आपको नहीं आएगा, ना ही डेवलपमेंट में आपके साथ वो खड़ा होगा। अगर मार पड़ी तो ना ही वो आपको, मतलब आपको 2 डंडे पड़ेंगे तो 1 डंडा वो खाने आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोवोक कर रहा है। और ये सारी चीज़ें, और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे अब्दुल्लाज़ हो चाहे मुफ्तीज़ हो, ये सारे भी आपको बचाने नहीं आएंगे। और वहाँ की जनता को ये मालूम पड़ा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि भाई ठीक है, और उसके बाद इंडिया ने अच्छा खासा यहाँ पर पैसा पंप किया, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। डेवलपमेंट की यहाँ पर देखने को मिला, थिएटर्स नहीं थे, थिएटर्स खुलते हुए दिखे आपको। कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो पहली बार हो रही थी कश्मीर के अंदर, और यही कश्मीर की जनता देखना चाहती थी। पिछले कई सालों से पत्थरबाजी बंद है, और यहाँ पर ये चीज़ें पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान के कहने पे वो यूं में स्याह बनाएं या यूं में सफ़ेद बनाएं या यूं में सुर्ख बनाएं, उनके कहने पे ना हमने अब जुलूस निकालना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है और ना कोई बंदूक उठानी है। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है। कश्मीरियों को एहसास दिलाया है कि भाई आपकी पीठ पे जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा, ख्वाह आप पे क़यामत गुजर जाए। तो इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का दौरा किया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का दौरा किया है, और वहाँ पे जाके उन्होंने यूथ को ये कहा है कि हम आपको आपके दादा दादी नाना नानी जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। यानी कि जो माजी में आप स्ट्रगल करते रहे, वो जो जिहाद और वो सारा होता रहा, वो जो स्ट्रगल थी अब वो नहीं होगी। क्या मैं सही समझा हूँ? और ये जो सुनना है बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, बेसिकली आप क्या समझते हैं नरेंद्र मोदी साहब का या बीजेपी की सरकार का इस वक्त प्लान क्या है कश्मीर में? आपकी रीडिंग क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जितना पैसा आज तक 70-75 साल में पहले लगा, उससे अब डबल पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ। जितना पहले माजी में लगता रहा, उससे कई गुना हम पैसा लगाएंगे सिर्फ, और ये जल्द ही लगाएंगे। तो आप ये जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, इसको कैसे देखते हैं सर? तो इसमें अगर हम नंबर्स पे देखें तो देखें जी, नंबर्स के हवाले से तो ये 20,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही मैसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट है एक रियासत के अंदर। और उन्होंने जो स्टैट्स दिए हैं कि गुज़श्ता 70 सालों में वो 17,000 करोड़ तक खर्च नहीं हुआ, तो हम इतना एकदम खर्च करेंगे। दूसरा ये था कि हम यहाँ पे इससे बेहतर जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इंडिया जो है उसको कहीं डेमोक्रेसी के बारे में किसी से पूछने या सीखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की जो है वो 30 के लगभग रियासतों में ऑलरेडी डेमोक्रेसी है। आप क्या समझते हैं, मुस्तकबिल में कोई रास्ता नज़र आ रहा है? मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे बात नहीं की, इतने लंबे चौड़े प्रोटेस्ट भी नहीं हुए, तो आप क्या समझते हैं मोदी साहब की स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट की कामयाब हो रही है? लोगों को इंगेज करने की स्ट्रैटेजी कामयाब हो रही है? और जो इतने प्रोटेस्ट नहीं हुए, इतना कुछ नहीं हुआ, क्या ये मैनेज किया गया है? आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? और क्या कोई आप देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कुछ चैनल खुल सकता है, जिसमें अगर शहबाज शरीफ साहब आए हैं, या कि आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये कह सकती है कि हमें
अगली दफ़ा जब हुकूमत आएगी पाकिस्तान में जो 2023 के इलेक्शनों के बाद होगी उससे बात करनी है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सुनने में ये आया है कि वो कह रहे हैं हम अगली हुकूमत से बात करेंगे, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी कामयाब हुई है डेवलपमेंट की? और 3 साल बाद जिस तरह आपने खुद ही बताया कि तनकीद कर रहे हैं आपके 3 साल बाद आना और लोगों को राइट्स भी देना, और सुनने में आया कि इलेक्शन भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई डायलॉग किसी किस्म का होता नजर आ रहा है, या कि अगर ये फेडरल सब्जेक्ट बन गया तो अब ये कुछ नहीं हो पाएगा? देखें, जहाँ तक मोदी साहब की स्ट्रेटजी है वो इस हद तक तो बिल्कुल कामयाब रही है कि जो उन्होंने ये जो कनेक्टिंग एक राब्ता था उसको तोड़ा है। वहाँ पे जो तहरीक चल रही थी या अनरस्ट था और उसके हवाले से इस तरफ से जो उसको सपोर्ट हो रही थी या यहाँ से होके तो जो उसको फ्यूल अप किया जाता था उस सिलसिले को जो है उन्होंने मुनक़ते किया। तो ये स्ट्रेटजी तो इस हद तक कामयाब रही है, चूँकि आपको मैं वही कह रहा था कि आप इस दौरे से ज़्यादा है अगर पाकिस्तान का प्रेस उठा के देखें तो उसमें रद्द अमल की कहानी ज़्यादा है। अब वो रद्द अमल क्या है कि आज़ाद कश्मीर में ऑफिशियली यूम स्याह बनाया गया। अब आप मुझे ये बताएं कि ये यूम स्याह जो है ये बनाने की क्या जस्टिफिकेशन है? और यही काम गुज़श्ता 30-35 सालों से हो रहा है कि जो इस तरफ बैठे हुए लोग हैं उनको अपना हाल नज़र नहीं आता। आज़ाद कश्मीर में जो बेरोज़गारी की शरह है वो जम्मू कश्मीर से ज़्यादा है। वैसे आप अगर स्टैट्स को कंपेयर करके देखें, वहाँ की जो इकानमी है, इकनॉमिक डेवलपमेंट है, ये चीज़ें हैं वो यहाँ से बेहतर हैं। वहाँ की सड़कें देख लें, एयरपोर्ट्स देख लें, हॉस्पिटल्स देख लें, ये चीज़ें अगर यूनिवर्सिटीज़ देखें, कंपेयर करके देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता। उस हवाले से ज़ाहिर है इस तरफ का खिता जो है वो मोस्ट अंडर डेवलप, बल्कि एक हवाले से बिल्कुल ही जो है वो पीछे रहा हुआ खिता है। लेकिन उसका प्राइम मिनिस्टर जो है एक दिन पहले मुंतखब हुआ, अपने ही प्राइम मिनिस्टर को टॉपल डाउन करके, अदम अतमार करके। तो पहला काम ही उसने किया कि यूम स्याह है जी आज हिंदुस्तान के खिलाफ। अब जहाँ पे इस तरह के लोग आप मुंतखब करते हैं जिनका रोल जो है, जिनको अपने इर्द गिर्द जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ हमारी ज़रूरियात क्या हैं, यहाँ पे हम किस हद तक जो है वो गुर्बत और पसमानदगी और बदहाली का शिकार हैं, यहाँ पे किस हद तक जो है वो लूट खसूट हो रही है, यहाँ पे किस हद तक जो है वो लोगों को उनके हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। तो हम इसमें बेहतरी के बजाय वो जनाब मोदी साहब दौरा कर रहे हैं जम्मू का, और उन्होंने यहाँ पे पूरा दिन जो है वो शहर को बंद करके तो हड़तालें कर रहे हैं और यूम स्याह बना रहे हैं। तो ये इस हिसाब से ये पहले क्या होता था गुज़श्ता 30 सालों में कि वहाँ पे गोलियां चल रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है या मार दाड़ हो रही है या वायलेंस है या तशद्दुद है, तो यहाँ से उसके हक में इसी तरह कभी यूम स्याह के नाम पे, कभी यूम सॉलिडारिटी के नाम पे, कभी किसी मजहबी दिन के नाम पे उनके हक में यहाँ पे जलसे और जुलूस निकल रहे हैं और चंदे हो रहे हैं और उनके हक में तकरीरें हो रही हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है भारत के ज़ेरे एहतमाम वो उसको इस हालत तक पहुंचाया गया। और वो जब इस हालत में पहुंचा तो जो मोदी साहब ने ये ड्रास्टिक एक्शन किया 5 अगस्त 2019 में उसने इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू किया और वहाँ के लोगों ने रियलाइज किया कि भाई हमारे ऊपर इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई। तो वहाँ पार की तरफ से तो वो उसी तरह खड़े हैं, कहते हैं हम आपके पीछे खड़े हैं। तो अब इस तरह हमारे पीछे खड़े होने का हमें फ़ायदा क्या है, जिसके नतीजे में आप यूं समझ लें कि डिस्कनेक्ट जो है वो हो गया और जिसकी वजह से वहाँ सूरत हाल में बेहतरी आई। चूँकि 2019 के बाद वहाँ पे कोई डेवलपमेंट के हवाले से या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा कोई मौजज़ाना काम नहीं हुआ है जिसकी वजह से वहाँ लोग खुश हो गए या पैसिव हो गए। अगर वहाँ पे लोग एहतजाज नहीं कर रहे, जुलूस नहीं निकाल रहे या बहुत ज़्यादा वायलेंस की तरफ नहीं आ रहे, तो उसकी वाहिद वजह यह है कि वो डीपली डिसअपॉइंटेड हुए हैं इस तरफ के रोल की वजह से कि पाकिस्तान ने जो रोल पर वहाँ पे अदा किया उसकी मौजूदगी में वो समझते हैं कि हमें बिट्रे किया गया, हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो ज़्यादती की गई और हमारा जो टाइम था मोस्ट सीरियस ट्रायल था उसमें आके तो ये लोग या तो खामोश हो गए या इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मुनाफिकाना किस्म की पॉलिसियाँ
अपनाई है। और अब आप खुद देखेंगे पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ और दूसरे लोग अब ये तकरीरें कर रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया जी, फलां किया। ये तो खैर आपको पता है यहाँ पे जिस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में है, एक दूसरे के जो है वो मुहब्बे वतनी पे और एक दूसरे पे के यहाँ तक के ईमान पर जो है वो एतराज़ उठाने की और इस तरह की। लेकिन इसमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं, चूँकि जो कुछ इमरान साहब ने 2019 के बाद किया उसमें वाहिद काबिल ज़िक्र चीज़ जो है उन्होंने एक तकरीर की जो कि गुज़श्ता 70 साल से हर साल यूनाइटेड नेशन की जनरल काउंसिल में असम्बली में जो है वो होती है। आप पीछे से देख के जाएं, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या सदर नहीं गुजरा होगा जिसने तकरीर नहीं की है। तो इसके अलावा आप मुझे एक बात बता दें कि उन्होंने कहीं कोई वफद भेजा हो, किसी मुल्क के किसी सरबराह से कोई मुलाकात की हो या डायरेक्टली इंडिया को इस हवाले से जो कश्मीर पे क्रिटिसिज्म का, सवाए इसके कि जब जब उनको ज़रूरत पड़ती रही अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से तो वो इसका नाम लेते रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी स्टोरी है 2019 के बाद की स्टोरी, ये कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी ऑफ बिट्रेल है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमें लेट डाउन किया, और ज़्यादा नरम ज़ुबान में कहते हैं कि हमारी पीठ में खंजर झोंका है। तो अब हम जो है वो पाकिस्तान के कहने पे वो यूं में स्याह बनाएं या यूं में सफ़ेद बनाएं या यूं में सुर्ख बनाएं, उनके कहने पे ना हमने अब जुलूस निकालना है, ना कोई लड़ाई लड़नी है और ना कोई बंदूक उठानी है। तो ये इस हवाले से अगर आप देखें तो ये तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल कामयाब रही है और उसके रिजल्ट आपने देख लिए। आल्दो के मोदी साहब का दौरा जो है उस हवाले से, जैसा कि मैंने कहा कि रद्द अमल में बहुत सारे वहाँ पे दुकानें भी बंद थी, कुछ सड़कें भी वीरान थी, वो जो चीज़ें आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख ली। लेकिन नटशल में ये उनकी स्ट्रेटजी कामयाब रही है, चूँकि उन्होंने जो ये डिवीज़न और डिस्कनेक्ट क्रिएट किया है दोनों तरफ के, और अब कश्मीरियों को एहसास दिलाया है कि भाई आपकी पीठ पे जो खड़ा है वो खड़ा ही रहेगा, ख्वाह आप पे क़यामत गुजर जाए। तो इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, अब ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रही है कि ये डिस्कशन, मतलब ये तो अगर आप देखो तो कुछ सालों से हो ही रहा है कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, अच्छे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और यहाँ पर बात हो रही है कि आपको यहाँ पर बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मतलब इंडिया के साथ उस लेवल के रिलेशन सुधारने हैं अगर आपको, तो बहुत सालों तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आपको कई मौके दे चुके हैं। एक बार तो आतंकवादी हमला हो गया, फिर भी आप पर ट्रस्ट करके आपको यहाँ पर मतलब आपके साथ जो रिलेशन था वो मेंटेन रखा था। लेकिन फिर उसके बाद हमारे जो सब्र का पारा था वो टूट गया, और उसके बाद अब जो है इंडिया मुड़ कर नहीं देखता पाकिस्तान के साथ। क्योंकि भले ही इतना पड़ोस में देश हो, भले ही हमारे कई सारे जो लोग हैं उनको रोज़गार मिल जाएगा अगर उनके साथ बिजनेस करेंगे, लेकिन फिर भी इंडिया उसकी तरफ देखना नहीं चाहता। और अगर पाकिस्तान के साइड से देखो तो पाकिस्तान को भी पता है कि भाई थोड़े थोड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि बड़े स्टेप्स में इंडिया मानेगा नहीं। हालांकि ये भी डाउट है कि वो जो कह रहे हैं कि बेबी स्टेप्स, अब किस चीज़ में बेबी स्टेप्स लेने हैं। अगर मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ में है तो वहाँ पर भी इंडिया मना कर देगा। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे स्टेप लेकर इंडिया के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं पहले, और उसके बाद ट्रेड शुरू करेंगे, रिलेशन सुधारेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के इक़दामात वहाँ भी आपको जिसे कहते हैं ना बेबी स्टेप से काम शुरू करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है भारत में, मुझे ये लगता है कि वो ये समझती है कि अगर पाकिस्तान पे दबाव बनाए रखा उन्होंने तो पाकिस्तान जो है वो प्रेशर में आ जाएगा और बहुत सारे कंसेशन हम पाकिस्तान से ले सकेंगे और पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे एक ऐसे मुकाम पे जाके जहाँ पाकिस्तान के पास मजीद कोई ऑप्शन ना रहे। मसला ये कि हमारे हलीफ ममालिक की तादाद भी कम होती जा रही है। एक ज़माने में सऊदी अरब आपका बहुत बड़ा हलीफ था, वो नहीं रहा। ईरान साथ पे ताल्लुकात कशीदा हैं, अब तुर्की तक से ताल्लुकात में कशीदगी आ रही है, अमेरिका से तो है ही कशीदा। तो मुझे ये लगता है कि आपके हमारे ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। हमें खारजिया पॉलिसी पे, हमें अपनी जो हमारी माशी पॉलिसीज हैं उन पे काम करना पड़ेगा। और ये जो बार बार हम क्या 28 दफ़ा ले चुके हैं IMF से बेल आउट पैकेजेस देते हैं और उस तरह जो कहते हैं फायर फाइटिंग करते हैं,
तो मसला खड़ा हो जाए, उसको फिर आग बुझाने, फिर अगली आग तक देखा जाएगा। तो उसको छोड़ के जिस तरह साहब ने कहा था कि हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं, सिर्फ खारजा पॉलिसी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, डॉक्टर पॉलिसीज बनानी पड़ेगी और उन पे काम करना पड़ेगा, मईशत को मुस्तहकम करना पड़ेगा, खारजा पॉलिसीज पे खतूत वाज़ा करने पड़ेंगे ताकि लोग जब आपसे नेगोशिएट करने आए तो उनको पता हो कि वो किस पैरामीटर में रह के आपसे नेगोशिएट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारे काम करने की जरूरत है, लेकिन इस वक्त तो सारा फोकस जो है इस पे कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। कि हमारी खारजा पॉलिसी में जहाँ हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अहम है, यकीनी तौर पे वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात गैर मामूली तौर पर अहम होते हैं। तो आप समझते हैं नई हुकूमत जो इस्टेब्लिशमेंट की इंडोर्समेंट है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, ये वाकई एक फैक्ट है, चूँकि आप फॉरेन ऑफिस में रहें, कश्मीर वहाँ डिस्कस होता है, अफ़गानिस्तान वहाँ डिस्कस होता है, पिछले बरस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का इंज़माम बाकायदा डिस्कस हुआ, 5 मीटिंग्स हुई उसके ऊपर। तो ये जब सारी चीज़ें खारजा पॉलिसी की, जैसा कि डॉक्टर हुमा बकाई साहबा कह रही हैं कि ये जब मिलिट्री ओनरशिप होती है तो तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहब ने जो मुख्तसरन जायज़ा लिया है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, और बहुत खरा जायजा लिया है। इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, या जो हमारी मिलिट्री का, आर्मी का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, उसको ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि 100% जो है वो फॉरेन पॉलिसी उधर से ही चलाई जाती है, फौज ही फॉरेन पॉलिसी बनाती है, फौज ही फॉरेन पॉलिसी चलाती है। उसमें कुछ एरियाज इत्तेफाक से उनका तयन कर दिया गया है कि इनमें आपने मुशावरत करनी है और इसमें जो है वो फौज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है। मिसाल के तौर पे जब न्यूक्लियर मामलात की बारी आएगी तो उसमें फौज का ये कहना है कि उसमें उनको शामिल किया जाए। उसके बाद आता है आपका हिंदुस्तान से ताल्लुकात, वॉशिंगटन से, अमेरिका से ताल्लुकात, ये जो CPEC वगैरह का कोई बड़ा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है तो उसमें अफगानिस्तान खास तौर पे। इसके अलावा अगर आप कहें कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या जो फौज है वो ये भी जानना चाहती है कि अफ्रीका में क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की, लैटिन अमेरिका में क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, फिलीपींस से कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, या फॉर दैट मैटर ये जो आपका पूरा का पूरा ग्लोब है, इसमें से सिर्फ 4-5 मुल्क निकाल दीजिए जिनके बारे में कि फौज का जो हमें प्रैक्टिस नजर आ रही है कि उसमें, और उसमें भी मैंने ये देखा है, यानी 35 साल हम इस दश्त की सहरा नवर्दी की है हमने, कि उसमें बहुत ज्यादा हद तक वो कोशिश करते हैं कि एक मिल के बात हो, एक ऐसा कंसेंसस डेवलप हो जिसमें कि जब भी हमने कुछ करना है, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान पे हमला होता है, इराक को ज़ाया कर दिया जाता है, शाम में क्या हो रहा है, उसमें यह है कि फौज बाकायदा तौर पे उसमें शामिल है फॉरेन पॉलिसी के प्रोसेस में, लेकिन इसमें कुछ और स्टेक होल्डर्स भी हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमारे जो थिंक टैंक्स हैं जी, जो जिस तरह हुमा बुकाई साहबा हैं, यानी वो लोगों उनके हम बाकायदा पढ़े जाते हैं, मकाले लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं, अखबारात हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका मतीन हैदर है, ये सारे लोग जो लिखते हैं उनको कोलेट किया जाता है। फिर आपके 100 से ज्यादा मिशंस अब्रॉड हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, इनपुट लेते हैं, केबल्स भी आती हैं। इस तरह की जिस केबल की तरफ आप इशारा करके मुस्कुरा रहे हैं ना, इस तरह की केबल कभी कभी आती हैं, और इस केबल के साथ जो हुआ है ये मेरी जिंदगी में तो ये पहली दफा हुआ है। कितनी खौफनाक केबल आई है, पहली दफा हुआ जी डॉक्टर साहब, कितनी खौफनाक केबल आई है जिसने पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचा दिया। देखिए ना जी, बस वही हुआ कि somebody refused to toe the line. Yes, here is the point. तौर पे we toe the line. दिस टाइम क्योंकि एक गैर रवायती सियासतदान था, एक गैर रवायती तरीका सियासत है, और उस गैर रवायती तरीका सियासत में उन्होंने उसको इस तौर इस्तेमाल कर लिया जिस तौर इस्तेमाल हुआ। और अब मेरा ख्याल है कि
हम सब उसमें फंस गए। अब मुझे लगता है वो जरूरी है, वो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे और अमेरिका के जो ताल्लुकात है ना, उसमें इस तरह के मसला पहली दफा नहीं हुआ है। हमारे यहाँ सलाला भी हुआ है, हमारे यहाँ उसामा बिन लादेन भी हुआ है, और फिर जब जरूरतें पड़ती हैं, कन्वर्जेंस होती है, तो वी मूव ऑन। तो मुझसे बहुत दफा लोगों ने बाहर की टेलीविजन पे और यूएस से भी लोगों ने कहा कि इज दिस समथिंग व्हिच इज गोइंग टू fracture the relationship. I think no, it's not going to fracture the relationship. जो हमारी relationship की thematics हैं कि हम utility partner हैं, हम tactical partner हैं, हम ज़रूरत के वक्त कल्टिवेट किए जाते हैं, हम नॉन नेटो अलाय हैं, हम मोस्ट अलाइड अलाय हैं, हम मोस्ट सैंक्शनड अलाय हैं, और हम मोस्ट बॉन्ड अलाय हैं। ये हमारी हकीकत है 70 सालों की जी डॉक्टर साहब। अनवर इकबाल साहब, डॉक्टर उमा बकाई और एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब इस बात पर कायल हैं कि वाशिंगटन का अभी भी दबाव है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर। आप क्या समझते हैं? केबल के ऊपर तो हम बहुत बात कर चुके, लेकिन आप चूँकि पहली दफ़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप यकीनी तौर पर उसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर वाशिंगटन से दबाव आता है और वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है? यानी मतीन, हम बहुत आइडियलिस्टिक बातें करते हैं कि दबाव आता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती। कौन सा ऐसा मुल्क है जिस पे दबाव नहीं आता? कौन सा ऐसा मुल्क है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता? इवन अमेरिका को करना पड़ता है। अमेरिका ने नहीं किया आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के मौके पर। जब अफगानिस्तान में उनको आपकी जरूरत थी, उस वक्त उनको क्या, वो अमेरिकी बिल्कुल बच्चे हैं, उनको नहीं पता था कि आप न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, आप बनाने के करीब पहुंच गए। पता था, लेकिन उनके इंटरेस्ट ऐसे थे कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। आपका भी ये है कि इस वक्त आपको ये लगता है, आप अभी तक अपना, मेरा ख्याल है एक जमाने में मुझे लगता था कि आपने माइंड अपना मेकअप कर लिया और आपने फैसला कर लिया है चीन की तरफ जाने का, लेकिन अभी तक लगता है कि आप अभी भी इधर उधर दोनों तरफ जाने का सोच रहे हैं। तो फिर भी अब आपको ये लगता है कि क्योंकि आपके मफादात अमेरिका से उस तरह इतने मजबूत मफादात वाबस्ता नहीं है जैसे पहले थे, तो इसलिए आप भी और ऑप्शन की तरफ देखते हैं। वो भी, उनका भी मसला है चीन को कंटेन करने का, और वो इंडिया की तरफ देखते हैं, इंडिया को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मफादात में फर्क, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, उसकी वजह से आपको दूरी नजर आ रही है। अब भी आपके लिए एक गेम ओपन है, अगर आप खेलना चाहें, जो कि आप नहीं खेलेंगे जाहिर, और खेलना चाहिए भी नहीं, तो यह है कि अगर आप गिलगित बल्तिस्तान को उसी तरह इस्तेमाल करने दें जिस तरह केपी और बल्तिस्तान हुए थे किसी जमाने में अफगानिस्तान के लिए, और वहां से बंदे के जाएं सिंकियांग में और वहां जाके लड़ें, तो आपको फिर आप बहुत ही अहम हो जाएंगे, अलाई हो जाएंगे आप। वो तो कोई मसला नहीं है, वरना आप मोस्ट सैंक्शन रहेंगे। अब मफादात होते हैं मुल्कों के, ये तो अब क्लीशे बन गया है। डॉक्टर साहब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि कौमों के दरमियान दोस्ती नहीं होती, मुख्तलिफ मफादात होते हैं।